नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप नंबर 15 की। ग्रुप नंबर 15 इज नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 15। ये इसी को बेटे हम 5th ए ग्रुप कहते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। It consists of 5 elements, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. The element of this group are collectively known as nicogens. इन्हें हम क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। क्वेश्चन बनता है निकोजन का मतलब क्या है? तो यहाँ हमने बताया है कि the name निकोजन is derived from a Greek word nomics. नोमिक्स। अब नोमिक्स का मतलब होता है सफोकेटिंग। तो दी हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इन एलिमेंट्स के द्वारा जो हाइड्राइड्स फॉर्म किए जाएंगे वो हाइड्राइड्स का सफोकेटिंग ऑर्डर है। दे आर पॉइजनस एंड दे ऑल आर गैसेस। दैट्स व्हाई द एलिमेंट ऑफ दिस फैमिली दैट इज ग्रुप नंबर 15 आर ऑल्सो नोन एज निकोजेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली इज ns2np3 means the element of this family have 5 electrons in their valence shell। उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। जैसे आप देखें कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हर ग्रुप का हमें अपने दिमाग में सेट रखना है बेटे। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ देखिए, वैलेंस शेल इज 4th, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन। हियर वैलेंस शेल इज 5, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। एंड हियर वैलेंस शेल इज 6, दे हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं, दे ऑल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np3। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट। अगर मैं इनके फिजिकल स्टेट की बात करूं तो नाइट्रोजन जो है वो गैस है, फॉस्फोरस जो है वो सॉलिड है, लेकिन हमने साथ में लिखा है इट वेपराइजेज इजीली। नाउ व्हाई इट्स वेपराइजेज इजीली? बिकॉज इन फॉस्फोरस the white phosphorus, that is the reactive form of phosphorus, allotropic form of phosphorus, has very low ignition temperature, that is 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर ये इग्नाइट हो जाता है और वेपर्स का फॉर्मेशन कर देता है। Arsenic, antimony and bismuth, all these three are solids. Nitrogen is the most abundant gas present in the atmosphere. Yes, we all know it. Its contribution to the atmosphere is 78%. हम बोलते हैं 78% हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस। Phosphorus is the most reactive element in this group and its yellow form is always kept under water. This yellow form is also known as its white form. White phosphorus and yellow phosphorus both are same and have the molecular formula P4. तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम अटेन कर लेते हैं, तो ये इग्नाइट हो जाता है। इससे बचाने के लिए हम इसे किस में स्टोर कर रखते हैं? वाटर में स्टोर कर रखते हैं। एटॉमिक रेडियाई देखिए। अब अगर मैं रेडियस की बात करूं बच्चों तो समझो कि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक के बाद एंटीमनी और एंटीमनी के बाद बिस्मथ। यानी कि ये एक के नीचे एक एलिमेंट है। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ माइग्रेट कर रहा हूं। आपको पता है कि हर पीरियड एक नया शेल रिप्रेजेंट करता है। Nitrogen belongs to period number 2, phosphorus period number 3, arsenic period number 4, antimony period number 5 और bismuth period number 6। तो each period represent a new shell। हर पीरियड एक नया शेल रिप्रेजेंट करता है और नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाता है। तो जब मैं इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आऊंगा तो विदाउट एनी एक्सेप्शन साइज जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम देखें एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल शेल।
in each succeeding element. आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। As you all are the student of class 12, so you have idea about the ionization energy. Ionization energy is that minimum amount of energy which is required by isolated gaseous atom to remove an electron from its valence shell. किसी isolated gaseous atom के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब मैं आपसे इस स्पेसिफिक ग्रुप की बात कर रहा हूं तो मैंने आपसे कहा कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर इनका साइज बढ़ता है। बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हर पीरियड एक नए शेल को रिप्रेजेंट करता है और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे साइज भी बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। सर आयनाइजेशन एनर्जी से इसका क्या रिलेशन है? तो बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी बिकॉज वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा या कम? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और बेटा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो हम इजीली उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि अगर मैं किसी भी ग्रुप में, नॉट इवन ग्रुप नंबर 15, किसी भी ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ता है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। इसीलिए हम बोल रहे हैं द आयनाइजेशन वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। बेटा एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। तो अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहा हूं, मतलब मैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जा रहा हूं, तो मैंने ये बात कही है कि साइज बढ़ रहा है। और बेटे अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं, जनरली द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हैज अ हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। This value show a decreasing trend in moving down the group from nitrogen to bismuth because of increase in size. नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो देखें जरा, नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स, मतलब इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। एंड बिस्मथ इज अ टिपिकल metal. Nitrogen and phosphorus are the non-metals. Arsenic and antimony are the metalloid, that is metal as well as non-metal दोनों की property show करते हैं, while bismuth is a typical metal, यानी कि ये 100% metal ही है। मॉलिक्यूलर स्टेट की बात करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो आसानी से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, और नाइट्रोजन जब ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बेटा तो N ट्रिपल बॉन्ड N आया मेरे पास। दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब है कि एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, और ये दोनों पाई बॉन्ड्स कौन से पाई बॉन्ड्स हैं? पी पाई बॉन्ड्स, क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो इसके पी ऑर्बिटल्स ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो दोनों नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स पाई का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज टू पाई बॉन्ड्स आर पी पाई पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटे।
and exit as diatomic gaseous molecule and triple bond N at room temperature. Phosphorus, arsenic and antimony exist in the form of tetraatomic molecules. जैसे P4, AS4, SB4, in which the atoms are linked to each other by single bonds like this. अगर मैं आपसे P4 की बात करता हूं, so this is the structure of P4 as well as AS4 as well as SB4. तो एटम यहां सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बेटा जब भी मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करता हूं ना, तो कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो, हम एक जर्नल ट्रेंड पर नहीं पहुंच पाते. मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ ही रहा है या टॉप टू बॉटम मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट घट ही रहा है. मालूम पड़ा कि ये 2-3 एलिमेंट तक बढ़ा, फिर घटा, फिर अचानक बढ़ गया. तो ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? ये चीज़ें डिपेंड करती हैं पैकिंग ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, कि वो जो मॉलिक्यूल बन रहा है या वो जो एटम्स हैं, उन एटम्स में पैकिंग किस तरह की है, जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ी थी. FCC है, BCC है या सिंपल क्यूबिक है. अगर वो FCC है तो हमें पता है कि 74% इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन. इट मीन्स वॉट कि 24% वॉइड हैं. और हमने पढ़ा भी है कि FCC पैकिंग सबसे एफिशिएंट पैकिंग होती है. एफिशिएंट पैकिंग का मतलब कि उसमें वॉइड्स कम होंगी, तो स्वाभाविक बात है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सो देयर विल बी नो जर्नल ट्रेंड फॉर द मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए कोई जनरल ट्रेंड नहीं है, वही हम यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं. देखिए ज़रा, जैसे मैंने आपसे बोला था, इस केस में मेल्टिंग पॉइंट पहले नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ रहा है और फिर आर्सेनिक से बिस्मथ तक कम हो रहा है. ऐसी बॉइलिंग पॉइंट पहले नाइट्रोजन से एंटीमनी तक बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का एंटीमनी से कम है. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन पैकिंग. एलोट्रॉपी. बिस्मथ को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट क्या शो करते हैं? एलोट्रॉपी शो करते हैं. नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन 2 सॉलिड एंड 1 गैसियस एलोट्रॉपिक फॉर्म. तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि ग्रुप नंबर 15 में कौन सा वो एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो नहीं करता. तो हमारा आंसर होगा बिस्मथ विल नॉट शो एलोट्रॉपी. नाइट्रोजन करता है और नाइट्रोजन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, जिनमें से 2 सॉलिड होते हैं और 1 गैसियस एलोट्रॉप होता है. सर व्हाट आर एलोट्रॉप्स? तो बेटा एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट नेचर में 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है. जब कोई एलिमेंट नेचर में 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. व्हेन एन एलिमेंट फाउंड इन नेचर इन 2 और मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म whose physical properties are different but chemical properties are same, then those forms are known as allotropic form and the phenomena is known as allotropy. उसे हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं. Phosphorus exists in several allotropic forms such as white, red and black. Black form के बाद एक और फॉर्म भी होता है जिसे हम कहते हैं brown phosphorus. Brown phosphorus is highly unstable form. Black form is also of 2 types, that is alpha black and beta black. Alpha black and beta black. So these are the 4 allotropic forms of phosphorus. सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ white और yellow phosphorus की. White phosphorus is prepared from rock phosphate. Rock phosphate का मतलब calcium phosphate, SiO2 and coke, which are electrically heated in a furnace. जैसे ये, जब मैं कैल्शियम फॉस्फेट की रिएक्शन करा रहा हूँ SiO2 से यानी कि क्वार्ट्ज से या सिलिका से, तो मुझे CaSiO3 मिलता है और साथ में मिलता है P4O10 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. अब जब मैं इस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड की रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ? कार्बन के साथ. कार्बन क्या है? कोक क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है. और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना. तो देखिए इसने P4O10 को रिड्यूस किया P4 में और खुद ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में. When exposed to light, it acquire a yellow color. That's why white phosphorus and yellow phosphorus both are same. दोनों में कोई भी चेंज नहीं है.
और ये वाइट फॉस्फोरस ही होता है जो किस फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में. वाइट फॉस्फोरस इज इन द फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल. White phosphorus also show a phenomena of phosphorescence. ये phosphorescence भी शो करता है. साथ में इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूं P4 मॉलिक्यूल का. इट डिसॉल्व इन लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड. Ignition temperature is low. Ignition temperature is low. रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस को हम व्हाइट या येलो फॉस्फोरस की मदद से ही बनाते हैं जब हम उसे गर्म करते हैं किसी इनर्ट गैस के प्रेजेंस में 240 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में. तब हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है रेड फॉस्फोरस. आर्सेनिक एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म, नेमली ग्रे, येलो एंड ब्लैक. एंटीमनी ऑल्सो एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, दैट इज मेटेलिक, येलो एंड एक्सप्लोजिव. रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर बनाकर बता रहा हूं आपको. This is the structure of red phosphorus. It is less reactive than white phosphorus. And it does not dissolve in carbon disulfide because of its high molecular mass. और अपने ज़्यादा molecular mass की वजह से ही ये less reactive भी है, because ये polymeric form है जो हम देख पा रहे हैं, और polymers are macromolecules and are chemically inert. ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बेटा जब मैं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मिनिमम -3 से मैक्सिमम +5 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. ये इनकी रेंज है. इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5. तो जब मैं आपसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या शो करेंगे, तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3 फॉर द वैलेंस शेल ऑफ दीज एलिमेंट शो दैट दीज एलिमेंट कैन हैव +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल? तो बेटा वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है ना, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो S सब शेल के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P सब शेल के हैं. तो जब मैं एक एक कर कर इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करूंगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन P सब शेल से जाएंगे, S से नहीं जाएंगे. अब प्रश्न उठता है सर S से क्यों नहीं जाएंगे, पहले P से क्यों जाएंगे? क्योंकि बेटा S सब शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस. S सब शेल को न्यूक्लियस के पास माना जाता है, और अगर S सब शेल न्यूक्लियस के पास है तो S सब शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा. इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं, P सब शेल से निकलते हैं. पहले 3 निकल गए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो किया. बाद में 2 और निकाले तो अब वो 2 बचे हुए किससे निकलेंगे, S से. तो निकालने हैं तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, निश्चित सी बात है. तो +3 नॉर्मली शो कर देगा, +5 ज़्यादा एनर्जी देने पर शो करेगा. मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसके +3 और +5 होते हैं. क्यों होते हैं वो मैंने आपको यहाँ बताया. पहले 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं P से, बाद में 2 और इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं S सब शेल से. In moving down this group, the stability of +3 oxidation state increases. It may be pointed out that here that nitrogen does not exhibit an oxidation state of +5 because it failed to
expand its octet due to the non-availability of vacant d orbital. अभी हमसे कह रहा है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, बढ़ती है. मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट्स इंक्रीजेज. तो व्हाई इट इंक्रीजेज? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. This statement is because of inert pair effect. आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है. हालांकि ये बोलते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं कि HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है. ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं कि +5 क्यों नहीं शो करता है, बिकॉज नाइट्रोजन बिलोंग्स टू द पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 2 में वी डू नॉट हैव द वैकेंट d ऑर्बिटल्स, बट इन HNO3 इट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5. कैटेनेशन. कैटेनेशन जब भी वर्ड आता है ना बेटा, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? कैटेनेशन वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में चलता है कार्बन, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है. यही वजह है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर पाता है. तो हम यहाँ देखें कि कैटेनेशन या सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यार इन एलिमेंट के पास भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है. इन एलिमेंट के पास भी क्या होती है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है. एंड दिस टेंडेंसी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. तो अगर मैं इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की बात करूं तो वो कैटेनेशन शो करता है फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ P4 मॉलिक्यूल. सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है यानी कि कैटेनेशन पावर है वो सबसे ज़्यादा किन एलिमेंट्स की होती है? तो देयर आर 3 एलिमेंट्स विच शो मैक्सिमम कैटेनेशन पावर. दैट इज कार्बन नंबर 1, सल्फर नंबर 2 as sulfur exists in the form of S8 molecules, and number 3 is phosphorus P4. तो सबसे ज़्यादा कार्बन, उसके बाद सल्फर इन S8 और उसके बाद फॉस्फोरस इन P4. तो इस ग्रुप में भी, ग्रुप नंबर 15 में भी जैसे जैसे मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा? मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कैटेनेशन पावर कम हो रही है, और इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैटेनेटिंग पावर कौन शो करता है? डेट इज फॉस्फोरस. नोट, out of these various allotropic form of phosphorus, black phosphorus is a good conductor of electricity and it is similar to graphite. Also known as black phosphorus is also known as metallic phosphorus because of this specific property. Sir, क्या specific property है? As it is good conductor of heat and electricity and it resemble with graphite. That's why it is also known as metallic phosphorus. It is कौन? Black phosphorus. Black phosphorus is also known as metallic phosphorus. Proteins, the building block of our body contains 60% of nitrogen in them. हमें पता है protein consist of peptide linkage. तो peptide linkage है तो निश्चित रूप से क्या होगा? नाइट्रोजन होगा. तो प्रोटीन में कितने % नाइट्रोजन है? 16% नाइट्रोजन है. The radioactive phosphorus P32 is used in the treatment of leukemia. आप सभी जानते हैं leukemia is blood cancer. So this is the informative part. फिर बात करूँ, the disease caused by the constant touch with the white phosphorus is known as Fawcey jaw. This is also an informational point. You have to learn it. ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. अब मैं आ जाता हूँ बेटे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर. किस पर आ जाता हूँ? केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर. केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आता हूँ तो मैं आपसे बात करता हूँ सबसे पहले हाइड्राइड्स की. किसकी बात करूँगा? हाइड्राइड्स की बात करूँगा. तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे ऑल फॉर्म हाइड्राइड हैविंग फॉर्मूला AH3 टाइप. दैट इज NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3. अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टीबीन
बिस्म्यूथिन। दीज आर द नेम ऑफ दीज हाइड्राइड जो ये एलिमेंट फॉर्म करते हैं। All hydrides are pyramidal in shape as they have sp3 hybridization. So they have 3 bond pair and 1 lone pair. So because of the presence of this 1 lone pair, the geometry, tetrahedral geometry will get distorted and form pyramidal shape. The bond angle decreases on moving down the group due to the decrease in the bond pair repulsion. Bond pair वैसे भी आपको पता है is directly proportional to the electronegativity of central atom. As we move down the group, electronegativity decreases, hence bond angle also decreases. जैसे ये कारण क्या है? कारण ये है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मैं यहाँ ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, दैट बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट टू राइट जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो रहा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इज दिस, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? नाइट्रोजन, मतलब NH3, उसके बाद PH3, फिर ASH3, फिर SbH3 और फिर BiH3। सर क्यों? भाई दिमाग में प्रश्न तो आएगा, क्योंकि ऑल दीज मॉलिक्यूल्स और हाइड्राइड हैव 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम। सभी के पास क्या है? सभी के पास एक एक लोन पेयर है। तो सर सबको इक्वली होना चाहिए बेसिक। नाइट्रोजन, अमोनिया क्यों सबसे ज्यादा बेसिक है? तो मैं कहूंगा बेटा एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब आप देखना, ये कॉन्सेप्ट समझना, ये नाइट्रोजन है, ये फॉस्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है और ये है बिस्मथ, और ये है बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो अब इन पर लोन पेयर तो एक एक ही है बेटा, सभी के ऊपर देखो मैंने एक एक लोन पेयर रख दिया। तो क्या आप ये बात नोटिस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है ना? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किस पर होती है? NH3 पर होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है? अमोनिया की। अब मैं बात करूं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज एज फॉलो। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है। अब आप कहोगे सर ये ऑर्डर क्यों है? बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और SbH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सेप्शनली बढ़ा देता है। सो दीज आर सम पॉइंट। इसके आगे के पॉइंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बच्चों अब हम आगे देखें, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमें क्या बात करनी थी? NH3 is thermally more stable and BiH3 is least stable. This is because in NH3, NH covalent bond is the strongest due to the small size of nitrogen atom. Hence the decomposition temperature of ammonia will be the highest. बिल्कुल सही है। इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हमें पता है कि टॉप टू बॉटम मूव करने पर साइज क्या होता है? सर साइज तो बढ़ता है। तो बेटा क्या साइज बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ सर, साइज तो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। हाँ सर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड एनर्जी के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेटा NH3 है तुम्हारे पास और तुम्हारे पास BiH3 है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? सर जिसका साइज बड़ा है। सर किसका साइज बड़ा है? बेटे बिस्मथ का साइज बड़ा है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगी? सर BiH3 में होगी। तो बेटा कौन आसानी से टूटेगा? सर जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो आसानी से टूटेगा, मतलब वो अनस्टेबल होगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो मुश्किल से टूटेगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए हमने बोला है कि NH3 इज थर्मली मोर स्टेबल बिकॉज इट्स डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज हाई।
Why the decomposition temperature is high? Again I am telling you, because of the less bond length in NH3 due to the small size of nitrogen. The increasing order of reducing character is as follow. इसकी बात कर लेते हैं भाई। reducing nature जो था वो हमने देखा कि NH3 से BiH3 तक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बेटा डिकम्पोजिशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब इनमें से कौन मुझे आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है? सर जो आसानी से टूट जाएगा। कौन आसानी से टूटेगा? सर अभी तो आपने बताया जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बेटा किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? अरे सर BiH3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब BiH3 आसानी से टूटेगा और हमें ज्यादा हाइड्रोजन देगा। जो हमें ज्यादा हाइड्रोजन दे पा रहा है निश्चित रूप से उसके लिए रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। डाइफॉस्फीन यानी कि P2H4 एंड हाइड्रोजीन यानी कि N2H4 आर अदर टू इंपॉर्टेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजीन is a strongest reducing agent and is used in organic synthesis and rocket fuels and is prepared as follow. So beta, this is an information you have to learn it. हाइड्रोजीन का उपयोग आप लोग कहाँ करते हैं? वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में KOH के साथ। फॉस्फीन इज पॉइजनस एंड डज नॉट फॉर्म एनी कॉम्प्लेक्स। फॉस्फीन पॉइजनस है और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है बेटा, अमोनिया करता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। फॉस्फीन फॉर्म वॉर्टेक्स रिंग ऑफ P2O5 in the form of white smoke when it come in contact with air due to the combustion. It is due to the impurities of diphosphine. बेटा अगर मैं इन जनरल तुमसे फॉस्फीन की बात करूं तो फॉस्फीन इज नॉन कंबस्टेबल लिखता हूं। प्योर PH3 इज नॉन कंबस्टेबल but it can be combustible due to the impurity of P2H4 एंड P4 वेपर्स। तो यहाँ जो हमने लिखा है P2H4, इसके साथ हम P4 वेपर्स भी करेंगे। इनकी मदद से जो फॉस्फीन है यानी कि PH3 है वो कंबस्टेबल होता है, और वो कंबस्टेबल होता है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं स्मोक स्क्रीन बनाने में, क्योंकि ये वाइट स्मोक का फॉर्मेशन करता है। डेट्स वाई PH3 इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वॉर गैस। फॉस्फीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर, देखिए, स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर। कैल्शियम फॉस्फाइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म फॉस्फीन which burns to give cloud of P2O5 which act as a smoke screen. Liquid ammonia is a concentrated solution of ammonia in water. Liquor ammonia या liquid ammonia is NH4OH, ammonium hydroxide. Ammonia will not burn in air but burn in pure oxygen with a yellowish flame to produce nitrogen and water. अगर मैं अमोनिया की एयर के साथ रिएक्शन कराऊंगा ना तो रिएक्शन नहीं होगी, प्योर ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। प्योर ऑक्सीजन के साथ ये कंबस्ट कर कर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करता है बेटा। तो ये नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी हमारे काम आता है, हम आगे देखेंगे इसे। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे हैलाइड्स की। जब बेटे मैं आपसे हैलाइड्स की बात करूंगा तो ये दो प्रकार के हैलाइड्स बनाते हैं बच्चों। एक बनाते हैं ट्राइहैलाइड्स और एक बनाते हैं पेंटाहैलाइड्स। ट्राइहैलाइड्स ऑफ द टाइप MX3 एंड पेंटाहैलाइड्स ऑफ द टाइप MX3 एंड पेंटाहैलाइड्स ऑफ द टाइप MX5। लेकिन बेटा नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स। नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन के केवल क्या होते हैं? ट्राइहैलाइड्स होते हैं।
तो the trihalides are sp3 hybridized with distorted tetrahedral geometry and pyramidal shape, while pentahalides are sp3d hybridized and are trigonal bipyramidal in shape. देखिए, the trihalides are hydrolyzed by water and ease of hydrolysis decreases when we move down the group. Hence, NCl3 is easily hydrolyzed, but SbCl3 and BiCl3 are partly and reversibly hydrolyzed. सभी ट्राइहलाइड्स वाटर से हाइड्रोलाइज होते हैं, बिल्कुल सही है। और ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रोलिसिस की टेंडेंसी भी कम होती है, क्योंकि वाटर के साथ ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। लेकिन बेटा NF3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड PF3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड, ये दोनों ही कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, डू नॉट हाइड्रोलाइज। ये दोनों ही कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। प्रश्न उठता है सर क्यों नहीं होते हैं हाइड्रोलाइज, बताना तो पड़ेगा। तो बेटा मैं आपसे कहूंगा कि अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोलाइज हो रहा है, अगर कोई कंपाउंड क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो क्यों हो रहा होगा वो हाइड्रोलाइज? वो वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट लोन पेयर्स को अकोमोडेट कराता है अपने अंदर। तो अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कराने की क्षमता है, कैपेसिटी है, जगह है, तो वो हाइड्रोलाइज होगा। और अगर जगह नहीं है तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो सर क्या NF3 में जगह नहीं है? मैं कहूँगा हाँ बेटा नहीं है। सर क्यों नहीं है? तो मैं आपसे कहूँगा क्योंकि ना तो नाइट्रोजन ना ही फ्लोरीन, दोनों में से किसी के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, एज बोथ दीज एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड में दे हैव ओनली S subshells and P subshells and both are filled. They do not have partly filled or vacant d orbitals. That's why NF3 does not hydrolyze. अब आप बोलोगे सर PF3 में फॉस्फोरस के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं कहूँगा हैं, लेकिन PF3 बैक बॉन्डिंग शो करता है, एंड बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग ये अपने सराउंडेड फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में अकोमोडेट करा देता है। मतलब वाटर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं मिलती है फॉर द अकोमोडेशन, दैट्स व्हाई PF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज। तो ये दोनों कंपाउंड हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, और इनके पीछे की वजह मैंने आपको बताई है। ये देखिए, the hydrolysis product for the other halides are as follow. NCl3 ने हाइड्रोलिसिस किया और NH3 बनाया, PCl3 ने हाइड्रोलिसिस किया, H3PO3 बनाया। ये मुद्दे वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे। NH3 is a base while H3PO3 is an acid. तो मैं देख रहा हूं कि NCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बना रहा है, बेस बना रहा है, जबकि PCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। अभी और आगे देखते हैं। अब आप देखिए ASCl3 भी क्या बना रहा है, AS2O3, लेकिन इससे पहले ये इसी के जैसा H3ASO3 बना रहा है, H3ASO3 बना रहा है along with HCl। SbCl3 चूंकि मैंने आपसे बोला टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस के टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। SbCl3 बना देता है SbOCl विच इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, बिस्मथ बना देता है BiOCl विच इज अगेन अ वाइट प्रेसिपिटेट, बोथ आर वाइट प्रेसिपिटेट। एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड हम इन्हें कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये वाली रिएक्शन बेटा और ये वाली रिएक्शन एक जैसी हैं। इनफैक्ट ये दोनों रिएक्शन भी इन्हीं दोनों की जैसी हैं, लेकिन ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1 मोल वाटर के साथ रिएक्शन कर कर प्रेसिपिटेट बना लिया। अब प्रेसिपिटेट तो वो है ना जो वाटर में फर्दर सॉल्युबल नहीं है। मतलब ये दो रिएक्शंस जो है ना बेटा, दीज टू रिएक्शंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि वाई NCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म अ बेस एंड PCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स एन एसिड। तो हम क्या जवाब देंगे बच्चों? हम यही जवाब दे देते हैं, थोड़ा सा देखें। देखिए
अगर मैं आपसे बात करूं और मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा NCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म अ बेस। क्या है वो बेस? NH3। क्यों? अभी कारण लिख रहा हूं। PCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस फॉर्म एन एसिड। क्या एसिड है वो? H3PO3। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ जाओगे आप। बेटा मुझे बताओ सबसे पहले कि वाटर क्या है, तो आप बोलोगे सर वाटर तो है न्यूट्रल। वाटर क्या है? न्यूट्रल। अगर बेटा मैं वाटर में कोई बेस मिलाऊंगा तो सोल्यूशन बेसिक ही होगा। हाँ सर। अगर वाटर में मैं एसिड मिलाऊंगा तो जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो एसिड ही होगा। हाँ सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ सर, निश्चित रूप से सहमत है। तो बेटा NCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्म कर रहा है? NH3, बिकॉज NCl3 इज अ लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। PCl3 आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या फॉर्म कर रहा है? एसिड, बिकॉज PCl3 इज अ लुईस एसिड। मतलब ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। प्रश्न उठता है सर क्यों है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर? लुईस एसिड क्यों है? तो मैं कहूंगा बेटा बिकॉज फॉस्फोरस हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम आउटसाइड, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं वो निश्चित रूप से लुईस एसिड है। तो एसिड पानी में मिलाया तो एसिड बना, बेस को पानी में मिलाया तो बेस बना। चलिए, देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फॉलोज दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर एज। ये बात तो साफ है भाई, सभी में नाइट्रोजन के पास क्या है? एक एक लोन पेयर हैं, मतलब सभी में नाइट्रोजन के पास बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब मैंने देखा कि नाइट्रोजन से सराउंडिंग एटम्स कौन कौन से हैं? यहाँ आयोडीन है, या ब्रोमीन है, या क्लोरीन है, या फ्लोरीन है। तो मैं कहूँगा बेटा माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? अरे सर फ्लोरीन की है। मतलब फ्लोरीन इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा खींचेगा। आयोडीन भी, ब्रोमीन भी, क्लोरीन भी, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की किसकी होगी? फ्लोरीन की। और सबसे कम टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की किसकी होगी? आयोडीन की। इसका मतलब है अगर मैं इन चारों में कंपैरिजन करता हूं तो किस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा सर जिसमें लीस्ट माइनस आई है, मतलब Ni3 में। दैट इज़ वाई ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है अमंग द ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर भी याद रखिएगा एक्सेप्ट NF3, यही बात मैं आपको बताने वाला था। एक्सेप्ट NF3, the trihalides of nitrogen are unstable and decomposes with explosive violence. NF3 is stable and inert. बाकी सभी क्यों अनस्टेबल हैं? NCl3, NBr3 and Ni3 are unstable ड्यू टू लो पोलैरिटी, मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, एंड लार्ज साइज डिफरेंस, और साइज डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। Trifluorides and trichlorides of phosphorus and antimony act as Lewis acid. The acidic strength down the group decreases. For example, strength of trichlorides is in the order. अब आ गए, हमने बात की थी कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। Pentachloride of phosphorus are not very stable because axial bonds are longer and hence weaker than the equatorial bonds. तो PCl5 decomposes to give PCl3 and Cl2. स्ट्रक्चर बता देता हूँ बेटा, जब मैं आपसे PCl5 की बात करता हूँ ना,
तो इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बेटा इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो जो स्ट्रक्चर बनती है बेटा वो ये है। ये स्ट्रक्चर बनती है। इसमें ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना बेटा, ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ये कौन से बॉन्ड्स हैं? एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ना बेटा, ये हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो बेटा दोनों डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, मतलब उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। अगर एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है तो बेटा बट ऑब्वियस बात है कि वो वीक होंगे। वीक होंगे तो ये दो बॉन्ड्स टूट जाएंगे। टूट जाएंगे तो Cl2 बनेगा और PCl3 बनेगा। तो आफ्टर डिसोसिएशन ये बनता है। डेट इज़ वाई PCl5 इज़ लेस स्टेबल। अगर मैं आपसे PbR5 और Pi5 की बात करूं तो हम कहते हैं कि Pi5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और वो फटाफट क्या हो जाता है? टूट जाता है। The instability of PCl5 makes it a very good chlorinating agent. All pentahalides act as Lewis acid since they can accept a lone pair of electron from halide ion, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। PCl5 अच्छा क्लोरिनेटिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि अभी अभी बताया कि PCl5 फटाफट डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होकर हमें क्या देता है? क्लोरीन देता है। तो यही वजह है कि आप PCl5 का यूज करते हो एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में। आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो PCl5 से तो क्या बन जाता है बेटा? RCl बन जाता है, मतलब एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। सॉलिड PCl5 एक आयनिक कंपाउंड है और वो इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, PCl4+ एंड PCl6-। और इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, मतलब PCl4+ की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। थोड़ा सा अरेंजमेंट बिगड़ गया है। PCl4+ की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, जबकि PCl6- का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। Since PCl5 react readily with moisture, it is kept in the well-stoppered bottles. देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि Pi5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि एक तो एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है और ऊपर से आयोडीन है, तो आयोडीन का साइज भी सबसे बड़ा है, तो वो बॉन्ड बैलेंस नहीं कर पाता है और डिसोसिएट हो जाता है। देख लीजिए, Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम and lesser electronegativity difference between phosphorus and iodine. Down the group, the tendency to form pentahalide decreases due to the inert pair effect. हमेशा याद रखना है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ना ऑक्सीडेशन स्टेट +2 यूनिट कम हो जाता है। तो नॉर्मली ये +5 शो करते हैं, लेकिन आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आने पर +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। ऑक्साइड्स की बात करें बेटा, तो मैं अगर आपसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करूं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स 5 होते हैं बेटे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 to +5। फॉस्फोरस की बात करूं तो इट कैन फ्रॉम 3 ऑक्साइड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +5। एंटीमनी, बिस्मथ और आर्सेनिक की बात करूं तो दे कैन फॉर्म 2 ऑक्साइड्स हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +3 एंड +5। देखें, these elements form oxide of the type X2O3, X2O4, X2O5. Nitrogen form 2 more oxides, that is N2O and NO, both are neutral. Nitrous oxide has a sweet taste and its main use is as anesthetic. बेटा आज से कुछ समय पहले तक ना डेंटल सर्जरी में एज एन एनेस्थेटिक हम N2O का यूज करते थे। ये नाइट्रस ऑक्साइड है और इट इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑल्सो नोन एज क्या? लाफिंग गैस। और एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी में हम इसका उपयोग करते थे एक्चुअली।
When inhaled in mild quantities, it causes hysterical laughter, so it is also known as laughing gas. Nitric oxide can be obtained by treating a mixture of sodium nitrite and ferrous sulfate with dilute H2SO4. ये method of preparation की बात कर दी है इन्होंने. Other oxides of nitrogen are NO2, N2O3 and 2O5. The acidic strength of these oxides. कैसे आई है बेटा? इन जनरल आपको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. अब सर कैसी बात कर रहे हो? यहाँ तो सभी के सभी सेंट्रल एटम सेम है. मैं कहूँगा हाँ. अब मेरी बात सुने. इन केस व्हेन सेंट्रल एटम आर सेम, तब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. तब एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यहां देखिए +5, यहां +4, यहां +3, यहां +2 और यहाँ +1. आपने देखा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में. इसका मतलब नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड क्या है? सबसे ज़्यादा एसिडिक है. आगे बढ़ते हैं. ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस. फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 ऑक्साइड बनाता है. एक बनाता है P2O3, एक बनाता है P2O4 और एक बनाता है P2O5, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा ये P4O10 एक्चुअली फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है. फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड इज P2O3 या P4O6 और P2O4 दैट इज फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड इज नॉट सो स्टेबल. हमें हमारे जर्नल स्टडी में ट्राईऑक्साइड्स और पेंटाऑक्साइड्स को ही देखना होता है. ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर, आपको मैंने बताया था आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ 2 ही प्रकार के ऑक्साइड्स बनाते हैं, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एंड +5. तो ये इनके +5 ऑक्साइड्स का क्या है? स्टेबिलिटी है. सबसे ज़्यादा स्टेबल P2O5, फिर As2O5, फिर Sb2O5, फिर Bi2O5, और ये इन ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ. एंड एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज. तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे ज़्यादा है, बिस्मथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सबसे कम है. तो अब आगे बढ़ें तो देखिए एक्सेप्ट P2O5 ऑल पेंटॉक्साइड शो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज. Also P2O5 is acidic in nature. N2O5 is the strongest oxidizing agent. The nature of oxide of group 15 elements is as follow. N2O3, P2O3 are acidic. As2O3, Sb2O3 are amphoteric. Bi2O3 is basic. This is the very important point. अब P2O5 ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है? क्यों? बिकॉज P2O5 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. P2O5 जब भी किसी मॉलिक्यूल के सामने आता है ये उसे डिहाइड्रेट कर देता है और उससे एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर देता है. सो इट इज नॉट अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो बच्चों हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दैट इज ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स. और उन केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सी एसिड की. तो नाइट्रोजन के इन जनरल तो 2 ही ऑक्सी एसिड्स जो हैं जो कॉमन हैं, जो हमें पता है, वो है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO2 एंड HNO3. लेकिन उसके अलावा 2 और ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन के होते हैं. ये होता है H4N2O4 दैट इज नाइट्रोक्सिलिक एसिड एंड HNO4 दैट इज पर नाइट्रिक एसिड, बोथ ऑफ विच आर एक्सप्लोजिव एंड अनस्टेबल. ये दोनों ही क्या हैं? एक्सप्लोजिव हैं और साथ साथ अनस्टेबल हैं. HNO3 इज ऑल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस. ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछा जाता है.
एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम एयर, बर्किल एंड आईडी प्रोसेस से हम इसे फॉर्म करते हैं और अमोनिया से फॉर्म करते हैं थ्रू ओसवाल्ड प्रोसेस। ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रश्न उठता है क्यों? तो हम सबसे पहले बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सर हाउ टू आइडेंटिफाई देम? सो दोज मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो सभी मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। वी ऑल नो दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन हियर इन HNO3 इज +5, which is the maximum oxidation state of nitrogen. That is why HNO3 is acting as an oxidizing agent. अब हम फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो फॉस्फोरस के भी कई सारे ऑक्सी एसिड्स होते हैं। जैसे पहला है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेटा दिस हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फेनिक एसिड। is also known as phosphenic acid. It is a reducing agent और मैं कहूँगा it is a good reducing agent। क्यों? ये जब हम अभी इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। एंड इट इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक यानी कि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? 1। दूसरा है H3PO3, इट इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड डाइबेसिक। डाइबेसिक मतलब इसके लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस कितने हैं? 2। H3PO4 ऑल्सो नोन एज फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इट इज अ वीक ट्राइबेसिक एसिड, मतलब इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस मेरे पास कितने हैं? 3। एक और बात, यहां ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरस एसिड को हम फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इन नामों से जनरली एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोरस एसिड इज फॉस्फोनिक एसिड। फिर हम आए किस पर? H4P2O7, इसे हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डाइफॉस्फोरिक एसिड। is also known as diphosphoric acid. It is obtained by heating। किससे मिल रहा है? जब मैं H3PO4 को 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता हूं तो मुझे H4P2O7 जो है वो मिल जाता है। और ये टेट्राबेसिक है बेटे। टेट्राबेसिक का मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन या H+ आयंस कितने हैं इसमें? 4। H3PO3 which is known as HPO3 which is known as मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? जब मैं H3PO4 का डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, मतलब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल रहा हूं। कितने टेम्परेचर पर? 316 डिग्री सेल्सियस पर। ये ट्राइमर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ये मोनोबेसिक है, यानी कि इसके लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन 1 है। अब यहां जो बात आपको याद रखनी है ना, कोई भी वो एसिड जिसका प्रीफिक्स मेटा है, कोई भी वो एसिड जिसका प्रीफिक्स मेटा है, वो सभी मेटा एसिड्स पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में नहीं करते। मतलब अगर मैं इस HPO3 को टेक्निकली लिखूं तो इट इज HPO3 एज दे एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। मोस्टली ये ट्राइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए हमने लिखा है ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ ट्राइमर। फिर है H4P2O6, बेटा इसे हम कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड इज टेट्राबेसिक इन नेचर, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन हियर आर 4। H4P2O5 इसे हम कहेंगे पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड इट इज डाइबेसिक एसिड। कौन सा एसिड है? डाइबेसिक, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस कितने हैं इसमें? 2।